Hello friends, welcome to my channel Successful Steps. Hope you all fine. So this is my first video and in this video we'll be studying about the important government acts. Though this topic seems to be simple but sometimes it's a little bit confusing too. तो अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्रिटिशर्स इंडिया में 1600 में ट्रेड करने आए ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्म में। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में ट्रेड करने आए तो उन्होंने बार्टर सिस्टम को फॉलो किया। अब बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम एक सिस्टम होता है जिसमें हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से एक्सचेंज करते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल देखें हम कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया से गोल्ड मेटल लिया, तो उस गोल्ड मेटल के एक्सचेंज में ब्रिटिशर्स को कोई प्रीशियस मेटल इंडिया को देना होगा। उसके बाद 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए, पर इस बार्टर सिस्टम की वजह से एक प्रॉब्लम हुई। इस बार्टर सिस्टम के चलते ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाई और ट्रेड ना कर पाने की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को हैवी लॉस हुआ। एज अ रिज़ल्ट 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन गवर्नमेंट से 100 मिलियन पाउंड्स का लोन लेना पड़ा और ब्रिटेन गवर्नमेंट ने 100 मिलियन पाउंड्स का लोन सैंक्शन करते हुए एक कंडीशन रखी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अब से जितने भी डिसीजंस होंगे वो सारे ब्रिटेन गवर्नमेंट लेगी और ईस्ट इंडिया कंपनी को यह कंडीशन एक्सेप्ट करनी पड़ी। उसके बाद 1858 में सिपोय म्यूटिनी रिवोल्ट हुआ बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, इंडिया को हरा दिया इसमें, तो इंडिया हार गई। इसकी वजह से क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई कि वो इंडिया पे गवर्न कर सके, मतलब कि इंडिया पर राज कर सकें। और इसके बाद कंपनी का रूल एक्सपेंड होता गया। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये दीवानी राइट्स क्या थे और ब्रिटिशर्स को ये दीवानी राइट्स कैसे मिले। जब 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ इंडिया और ब्रिटिशर्स के बीच में, तो एक ट्रीटी साइन हुई थी कि अगर ब्रिटिशर्स जीतते हैं तो उनको इंडिया के दीवानी राइट्स दिए जाएंगे। फिर बैटल ऑफ बक्सर में हार के बाद दिल्ली के एम्परर शाह आलम ने इन दीवानी राइट्स को ब्रिटिशर्स को दिया। दीवानी राइट्स में टैक्सेस कलेक्शन, रिवेन्यू कलेक्शन और सिविल जस्टिस जैसे राइट्स आते हैं। और 3 मेजर स्टेट जिनके दीवानी राइट्स ब्रिटिशर्स के अंडर आ गए थे वो थे बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। और इसके बाद कंपनी एक्सपेंड हुई और कंपनी ने 1773 से 1858 तक रूल किया। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 का। इस रेगुलेटिंग एक्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में ग्रेट इम्पोर्टेंस माना जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया था इंडिया को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए। इसी एक्ट की वजह से इंडिया में पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस बने। इसी एक्ट के चलते इंडिया में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना हुई। अब बात करते हैं इस एक्ट के फीचर्स की। इस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया और 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई उसको असिस्ट करने के लिए, और पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद इस एक्ट ने मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसीज को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबऑर्डिनेट कर दिया, मतलब कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट बना दिया। इस एक्ट से पहले ये तीनों प्रेसिडेंसीज एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट थी। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में कलकत्ता में, और इसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस बनाए गए। उसके बाद इस एक्ट ने कंपनी के सर्वेंट को प्राइवेट ट्रेड में इंगेज करने से प्रोहिबिशन लगा दिया। और इस एक्ट के चलते जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका कंपनी पे कंट्रोल और भी पावरफुल हो गया बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है। तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में ट्रेड करने आए थे उस वक्त ब्रिटेन में
जितने भी कंपनी के शेयर होल्डर्स थे उनको कोर्ट ऑफ प्रोप्रिएटर्स बोलते थे। और हर साल इलेक्शंस होते थे जिसके बाद 24 पीपल की टीम सेलेक्ट होती थी, उसको कहते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। Thank you for watching, and if you learned anything from this video, then please do like, share and subscribe my channel.